हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है which among the following is an early sign of magnesium toxicity? निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी का अर्ली साइन है? ऑप्शन ए डिप्रेशन ऑफ डिपेंडेंट रिफ्लेक्स, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ऑप्शन सी कार्डियक अरेस्ट, ऑप्शन डी डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। आंसर करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अर्ली साइन पूछा गया है, ना कि लेट साइन। सो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमें यहाँ पर अर्ली साइन पूछा है तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए डिप्रेशन ऑफ डिपेंडेंट रिफ्लेक्स। अब बात आई है यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट की, तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो इंजेक्टेबल होता है, जिसे कि हम IM और IV दोनों ही रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसका 2 ml का एम्पुल आता है, जिसके अंदर 1 ग्राम होता है मैग्नीशियम सल्फेट, और यह 50% कंसेंट्रेशन वाला होता है। बात करते हैं हम इसके थेराप्यूटिक लेवल की। सीरम मैग्नीशियम का जो कंसेंट्रेशन होता है, थेराप्यूटिक रेंज होती है उसकी 5 to 9 mg पर DL। अगर मोर देन 9 mg पर DL है तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा पटेला रिफ्लेक्सेस लॉस्ट होते हैं। इसके बाद 12 mg पर क्या होता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है, और 30 mg पर DL पर कार्डियक अरेस्ट जैसा कंडीशन डेवलप होता है। इसीलिए जब भी हम MgSO4 एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर किसी रीजन से MgSO4 का टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है तो वहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें स्टॉप करनी है मैग्नीशियम थेरेपी को। इसके बाद जो सीरम मैग्नीशियम है उसका एस्टिमेशन निकलवाना है, और इसी के साथ ही क्रिएटिनिन लेवल का भी। इसके बाद MgSO4 का जो हमारा एंटीडोट है वो होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट को भी एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर मायोक्लोनिक सीजर एक्सेप्ट। नीचे दी गई मेडिसिन में से एक मेडिसिन को छोड़कर बाकी की सारी मायोक्लोनिक सीजर के अंदर यूज में ली जाती है। ऑप्शन ए सोडियम वाल्पोरेट, ऑप्शन बी जोनिसामाइड, ऑप्शन सी टोपिरामाइड, ऑप्शन डी कार्बामाजेपिन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी कार्बामाजेपिन। कार्बामाजेपिन मेडिसिन जो होती है उसे मायोक्लोनिक सीजर के अंदर हम यूज में नहीं लेते हैं। यह मेडिसिन फोकल सीजर और जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर जो होते हैं उसके अंदर यूज में ली जाती है। अब हम देखते हैं कि कार्बामाजेपिन जो होती है उसे हम मायोक्लोनिक सीजर के अंदर क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि यह क्या होता है, न्यूरोट्रांसमिशन के बैलेंस को इम्पेयर कर देती है, जिसकी वजह से मायोक्लोनिक सीजर की फ्रिक्वेंसी और सिवियरिटी जो होती है वो और इंक्रीज हो जाती है। अगर इन शॉर्ट हम कहें तो मायोक्लोनिक सीजर्स की कंडीशन को और एक्सेलरेट कर देती है कार्बामाजेपिन। इसीलिए कार्बामाजेपिन जो होती है वो मायोक्लोनिक सीजर के अंदर हम कभी भी एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। वहां पर हमें अगर मायोक्लोनिक सीजर है तो सोडियम वाल्पोरेट, जोनिसामाइड, टोपिरामाइड हम यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ फिटल हाइडेंटाइन सिंड्रोम। फिटल हाइडेंटाइन सिंड्रोम जो होता है उसका प्राइमरी कॉज क्या है? ऑप्शन ए मैटरनल स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी मैटरनल यूज ऑफ फेनिटोइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी मैटरनल यूज ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी मैटरनल डायबिटीज। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी। फिटल हाइडेंटाइन सिंड्रोम जो होता है वो मैटरनल यूज ऑफ फेनिटोइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की वजह से होता है। चलिए बढ़ते हैं इसके रेशनल की तरफ। FHS यानी कि फिटल हाइडेंटाइन सिंड्रोम इज प्राइमरली कॉज्ड बाय मैटरनल यूज ऑफ फेनिटोइन। फेनिटोइन जो कि हमारी एक एंटी कन्वल्सन मेडिसिन होती है, जिसे कि हम एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए यूज में लेते हैं। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई मदर इसे ले लेती है तो इसकी वजह से फिटस के अंदर जो होता है फिटल हाइडेंटाइन सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। फेनिटोइन मेडिसिन जो है उसका टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से फिटल डेवलपमेंट जो है वो डिसरप्ट हो जाता है। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द यूज ऑफ एस्पिरिन इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस के अंदर यूज ऑफ एस्पिरिन के लिए कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए एस्पिरिन इज सेफ फॉर ऑल चिल्ड्रन, ऑप्शन बी एस्पिरिन शुड बी अवॉइडेड इन चिल्ड्रन विथ वायरल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी एस्पिरिन इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट फीवर इन चिल्ड्रन, ऑप्शन डी एस्पिरिन इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर पीडियाट्रिक अस्थमा। बात करते हैं ऑप्शन ए की, एस्पिरिन इज सेफ फॉर ऑल चिल्ड्रन। तो यह कथन हमारा सत्य नहीं है, क्योंकि एस्पिरिन जो होती है सभी चिल्ड्रन के लिए सेफ नहीं होती है, क्योंकि जिन चिल्ड्रन के अंदर वायरल इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन के अंदर हम एस्पिरिन प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है एस्पिरिन शुड बी अवॉइडेड इन चिल्ड्रन विथ वायरल इन्फेक्शन। यह सही है। ऑप्शन ए के एक्सप्लेनेशन में भी हमने यही चीज देखी थी। जिन चिल्ड्रंस के अंदर वायरल इन्फेक्शन होता है
वहां पर हम एस्पिरिन को अवॉइड करते हैं क्योंकि वहां चांसेस रहते हैं रेस सिंड्रोम डेवलप होने के। इसीलिए वायरल इन्फेक्शन वाले चिल्ड्रंस के अंदर एस्पिरिन को अवॉइड करना चाहिए। ऑप्शन सी में हमें दिया गया कि एस्पिरिन इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट फीवर इन चिल्ड्रन। यह भी सत्य नहीं है क्योंकि चिल्ड्रंस के अंदर फीवर को ट्रीट करने के लिए एसिटामिनोफेन को यूज में लेते हैं, ना कि एस्पिरिन को। ऑप्शन डी में दिया गया एस्पिरिन इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर पीडियाट्रिक अस्थमा। एस्पिरिन मेडिसिन जो होती है हमारी अस्थमा एक्सरब्यूशन को और ट्रिगर करती है, इसीलिए पीडियाट्रिक अस्थमा में इसे एज ए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यूज में नहीं लेते हैं। सो इस तरह से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। एस्पिरिन को हमें अवॉइड करना है उन चिल्ड्रंस के अंदर जिनके अंदर वायरल इन्फेक्शन होता है। यह कथन हमारा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कार्बामाजेपिन। कार्बामाजेपिन मेडिसिन के लिए कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है? ऑप्शन ए कैन कॉज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ऑप्शन बी कार्बामाजेपिन इज एन एंजाइम एडिंग। ऑप्शन सी यूज्ड इन ट्राइजेमिनल न्यूरalgia। ऑप्शन डी इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है कैन कॉज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। कार्बामाजेपिन जो होती है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नहीं करती है, जबकि जो हमारा फेनिटोइन मेडिसिन होता है उसकी वजह से हमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। ऑप्शन बी में हमें दिया गया है कार्बामाजेपिन इज एन एंजाइम इनहिबिटर। अगर हम बात करते हैं कार्बामाजेपिन की तो यह एंजाइम इनहिबिटर नहीं होती है, जबकि एंजाइम इंड्यूसर होती है। सो ऑप्शन बी भी यहाँ पर सत्य नहीं है। उसके बाद आता है हमारा यूज्ड इन ट्राइजेमिनल न्यूरalgia। यह राइट है क्योंकि ट्राइजेमिनल न्यूरalgia एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर सिवियर सडन फेशियल पेन होता है ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। कार्बामाजेपिन जो होती है यहाँ पर एज ए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरalgia यूज में लेते हैं क्योंकि यह कंट्रोलिंग पेन के लिए इफेक्टिव होती है। ऑप्शन डी में दिया गया इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस। कार्बामाजेपिन जो होती है वो स्टेटस एपिलेप्टिकस की ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। अगर हम बात करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस की स्टेटस एपिलेप्टिकस की तो वो होती है लोराजेपाम और डाइजेपाम। सो इस तरह से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी यूज्ड इन ट्राइजेमिनल न्यूरalgia। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच एंटी एपिलेप्टिक ड्रग डज नॉट एक्ट वाया इनहिबिशन ऑफ सोडियम चैनल। कौन सी ऐसी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो कि सोडियम चैनल को इनहिबिट करके एक्ट नहीं करती है? ऑप्शन ए विगाबैट्रिन। ऑप्शन बी कार्बामाजेपिन। ऑप्शन सी लेमोट्रिजिन। ऑप्शन डी फेनिटोइन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए विगाबैट्रिन। कार्बामाजेपिन, लेमोट्रिगिन और फेनिटोइन इनका जो एक्शन होता है यह सोडियम चैनल को इनहिबिट करके एक्ट करती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं विगाबैट्रिन की तो यह सोडियम चैनल इनहिबिट नहीं करती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, यह जो होता है गाबा के लेवल को इंक्रीज करती है इन द ब्रेन बाय इनहिबिटिंग इट्स ब्रेकडाउन। यानी कि गाबा के ब्रेकडाउन को इनहिबिट करके इसके लेवल को इंक्रीज करती है। गाबा का जो फुल फॉर्म होता है वो है हमारा गामा एमाइनोब्यूटायरिक एसिड। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द लेरिंजियल कार्टिलेज। निम्न में से कौन सा लेरिंजियल कार्टिलेज का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए थायराइड कार्टिलेज। ऑप्शन बी क्रिकॉइड कार्टिलेज। ऑप्शन सी एपिग्लोटिस। ऑप्शन डी स्फिनॉइड कार्टिलेज। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी स्फिनॉइड कार्टिलेज जो है वो लेरिंजियल कार्टिलेज का पार्ट नहीं है। अगर हम बात करते हैं लैरिंग्स की तो इसमें सेवरल कार्टिलेजेस आते हैं जिसके अंदर थायराइड कार्टिलेज होता है, क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है और एपिग्लोटिस भी होता है। लेकिन स्फिनॉइड कार्टिलेज नहीं होता है, वो लैरिंग्स का पार्ट नहीं है। स्फिनॉइड एक स्कल की बोन है, ना कि एक लैरिंजियल स्ट्रक्चर है। बात करते हैं हम थायराइड कार्टिलेज की तो यह लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स है। क्रिकॉइड कार्टिलेज की बात करते हैं तो यह रिंग शेप्ड कार्टिलेज लोकेटेड बिलो द थायराइड कार्टिलेज होता है। एपिग्लोटिस की बात करें तो एपिग्लोटिस एक फ्लैप ऑफ कार्टिलेज है दैट कवर द लैरिंजियल इनलेट ड्यूरिंग स्वेलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। निम्न में से कौन सा एक्सोक्राइन ग्लैंड का कैरेक्टरिस्टिक है? ऑप्शन ए secrete substances directly into the bloodstream. Option B secrete substances into duct. Option C are involved in hormone production. Option D lack in duct system. ऑप्शन ए में हमें दिया गया है substances directly into the bloodstream। यह नहीं होगा क्योंकि ऐसा जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है उनसे होता है, ना कि एक्सोक्राइन ग्लैंड से। उसके बाद ऑप्शन बी में दिया गया है secrete substance into ducts। यह राइट है क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है उनका सब्सटेंस जो होता है वो डक्ट के अंदर सिक्रेट होता है। आर इन्वॉल्व इन हार्मोन प्रोडक्शन। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है, ना कि एक्सोक्राइन ग्लैंड।
ऑप्शन डी में दिया गया लैक ए डक्ट सिस्टम, यह भी करेक्ट नहीं है क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड हैव ए डक्ट सिस्टम फॉर सिक्रेशन। सो राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, सीक्रेट सब्सटेंसेस इनटू डक्ट।